चलिए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 8, यूज ऑफ देयर। चैप्टर 8, 8वां चैप्टर, देयर के प्रयोग। देयर जो है एक एडवर्ब है, इसे कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, लेकिन जो यहाँ पर यूज हो रहा है हम एक सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, यानी जहाँ सब्जेक्ट नहीं बनता है वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में इसका नाम है एन इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी वर्ड है ये। जैसे इट था, यूज ऑफ इट, वो भी था इंट्रोडक्टरी वर्ड, पर वो था प्रोनाउन, और ये है एडवर्ब, क्रिया विशेषण है। तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड मतलब होता है परिचयात्मक शब्द, यानी परिचय कराने वाला शब्द। जो शब्द परिचय कराए कि मैं सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा हूँ, उस रूप में यहाँ पर देयर का प्रयोग हो रहा है। तो इस चैप्टर में जब सब्जेक्ट नहीं होगा, ओरिजिनल सब्जेक्ट, असली सब्जेक्ट नहीं होता है, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर जो है एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए देयर जो है दो प्रकार के हैं, ध्यान रखें। देयर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक जो है प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन होता है जो पजेसिव एडजेक्टिव रूप में होता है। जैसे देयर, उसका अर्थ है उनका। ये देखिए देयर होता है उनका, दे, देयर, देयर्स, देम। उस चार्ट में जाएंगे तो देयर का मिलेगा आपको वहाँ उनका। और जो दूसरा देयर है ये है एडवर्ब। इस देयर का अर्थ होता है वहाँ। देयर का क्या मीनिंग है? वहाँ। ठीक है, ये किसी प्लेस के लिए करते हैं इस्तेमाल, किसी जगह के लिए। ए प्लेस ऑफ एडवर्ब, जैसे मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर, तो किसी जगह के लिए आता है। कई लोग इसको इंटरोगेटिव मानते हैं। लिखा होता है कहाँ, तो समझते हैं कि देयर है। कहाँ होता है किसी जगह को बताने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, प्रश्न पूछने के लिए होता है। और ये वहाँ है, ये हमेशा आंसर में आता है, उत्तर में आता है, आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ। तो ये क्या हो गया? देयर का अर्थ क्या होता है? वहाँ। देयर का मीनिंग होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है देयर, इसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट को बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं। पता कैसे चलेगा? अभी एग्जाम्पल देखते हैं, पता चल जाएगा उदाहरण से। चलिए, ये हो गया क्लियर? तो देयर कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक होता है एडवर्ब, जिसका होता है वहाँ, एडवर्ब क्रिया विशेषण। और दूसरा होता है प्रोनाउन, सर्वनाम, जो पजेसिव एडजेक्टिव में आता है। तो देयर उनका होता है। देयर मीन्स उनका और देयर मीन्स वहाँ। तो ऐसी प्रोनाउंस कैसे कहते हैं? प्रोनाउंस मतलब कैसे बोलते हैं? तो क्या पढ़ते हैं? दे अर। ये देखिए देयर, देयर भी बोलते हैं देयर, पर ये साउंड देयर। ठीक है, ऐसे पढ़ना है, देयर। क्लियर हो गया? अब इसको जब बनाते हैं कहाँ इस्तेमाल करें? तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, शुरू में ही ऑब्जेक्ट हो, और इसमें देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित नाउन, यानी मतलब है कोई इंडेफिनिट नाउन के बारे में बात हो, जैसे कोई किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, ये सब स्थिति, अस्तित्व, मौजूदगी के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ वहाँ है कि नहीं है। यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो चीज़ वहाँ है कि नहीं, उसके बारे में बताते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो अस्तित्व क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। और जब सब्जेक्ट ना हो तो। और देयर वाले वाक्यों में क्या होता है? शुरू में छत पर, देखिए ऐसे लिखा होगा, छत पर, कमरे में यानी पर लिखा होगा, में लिखा होगा, ये सब। ये छत पर, पेड़ पर, फर्श पर, जमीन पर, ऐसे लिखा होगा। कमरे में, स्कूल में, टंकी में, पानी में, नदी में, इस तरह के में लिखा होगा। ये सब नाउन है। ठीक है, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कुछ, इसमें, कोई, एक, अभी, इत्यादि, यहाँ तक इतने शब्द, ये सब ज़्यादातर शुरू में आते हैं। और जब सब्जेक्ट नहीं होता है, ओरिजिनल सब्जेक्ट, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं।
अब यहाँ देखिए, आप सेंटेंस देखते हैं, बनाते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस नंबर 1 फर्स्ट सेंटेंस है, एक ईमानदार आदमी है, ये हो गया। अब अगर आपको रूल नहीं पता कि देयर का प्रयोग करना है नहीं करना है, तो आप ऐसे बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। मान लिया आप कहेंगे भाई सब्जेक्ट है ये, आप सब्जेक्ट से बनाएंगे तो पूरा ही बनाएंगे इस तरह, ऐसे ए एन ऑनेस्ट मैन। अब ये है के लिए ईज हो गया, बस अब आगे कुछ नहीं है। देखिए एन ऑनेस्ट मैन, ये पूरा आपने सब्जेक्ट बना दिया, मान लिया। अब ईज पे रुक गए, अब आगे कुछ सेंटेंस नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो क्या हो गया? ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब ये सही से इसके अनुसार सेट नहीं हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं है, तो ये नहीं है इसमें, तो सेंटेंस नहीं बन पाया। तो एन ऑनेस्ट मैन इज, बस हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि अधूरा ही है, इज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाक्य बनेंगे नहीं। आपने जैसे हिंदी देखा वैसे उतार दिया, तो इस तरह सेंटेंस नहीं बनते। तो क्या करेंगे? पहचान क्या है? पहचान ये है कि अगर लिखा है शुरू में एक, ये लिखा है एक, देखिए यहाँ इधर ना एक, लेकिन ऑब्जेक्ट वाला एक, दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट वाला, कैसे? अगर ये लिखा होता है एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार आदमी आ रहा है। अब आगे आ गया आ रहा है, तो कौन आ रहा है? एक ईमानदार आदमी। अब सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, अब देयर नहीं आएगा, तो क्या बनाएंगे? एन ऑनेस्ट मैन इज कमिंग, अब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई ऐसे वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अधूरा ही है, इसीलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? इसके अनुसार बनाएंगे। देखिए बहुत इजी है, देयर का प्रयोग बहुत इजी है। क्या करना है? देयर लिखना है, इसका कोई अर्थ नहीं है, देयर। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब। अब देयर के साथ क्या रूल है कि इसमें वर्ब आएगा, सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल भी, एक वचन भी आएगा और बहुवचन, एक से ज़्यादा भी आएगा बहुवचन में। मतलब ये हुआ कि जो देयर में जो वर्ब आएगा वो कभी भी ये इस देयर के अनुसार नहीं होगा, ध्यान रखें। अभी तक आपने जितना पढ़ा, आपने जितने ग्रामर पढ़े, आपने जितने भी वर्ब आते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आता था देयर वर्ब। जो यहाँ होगा वही यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर यहाँ प्लूरल है तो आर आएगा। लेकिन देयर में उल्टा है। देयर में क्या है कि इसको नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा या वॉज आएगा हिंदी के अनुसार। अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो आर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक ईमानदार आदमी, एक है, तो सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ये पूरा चला गया ऑब्जेक्ट में, अदर वर्ड्स में। तो ये एक है तो सिंगुलर है, तो इसके अनुसार आएगा इज दिमाग, तो देयर इज, ये इज आएगा, हो गया इज। अब आगे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो बच गया, अदर वर्ड्स में चले गए। तो एक मतलब ए भी होता है, तो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, वॉवेल साउंड के साथ एन आता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आता है। व्यंजन के जो साउंड है, उच्चारण है, उसमें ए आता है, और जो स्वर है आ ई उ, उसमें से कोई आता है तो एन आता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? लिखते क्या है? लिखते क्या है? हॉनेस्ट लिखते हैं, हॉनेस्ट। एच क्या है? साइलेंट। लिखा जाता है हॉनेस्ट, लेकिन जब उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, साउंड करते हैं, बोलते हैं, तो इसको क्या करते हैं? ऑनेस्ट। एच को नहीं पढ़ते हैं, ओ से शुरू करते हैं, ऑनेस्ट। तो ओ आ गया, वॉवेल साउंड है ओ, आगे ना वॉवेल ओ, टाइन आ गया, क्या आएगा? एन ऑनेस्ट। तो देयर इज एन ऑनेस्ट। अब ये मैन का मैन हो जाएगा और यहां फुल स्टॉप। तो देयर इज एन ऑनेस्ट मैन। कितना इजी है? देयर का इजी है, लेकिन कब इजी होता है? जब हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को पढ़ेंगे तब। अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर फंस जाएंगे आप। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, आपको सारा समझा जाएगा, कोई बाउंस नहीं होगा, ऊपर से नहीं जाएगा आपका। आगे पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? कमरे में एक बिल्ली है, हो गया। अब कमरे में एक बिल्ली है, तब यहां देखिए ये और ये दो, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट था, यहां से लेके यहां तक एक ही था, अदर वर्ड। अब यहां दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, और देयर का मीनिंग कुछ नहीं है। ये जो देयर लिखा हुआ है इसका कोई अर्थ नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं बनाया। ये जो देयर मतलब वहां लिखा है ना, वहां आप ऐसे बनाएंगे, वैसे एक आदमी वहां है नहीं बनेगा, वहां के लिए दोबारा यहां देयर लिखना पड़ेगा लास्ट में। आगे कमरे में एक बिल्ली है, तो क्या लिखेंगे? देयर।
देयर। अब आगे क्या लिखा है, वर्ब। वर्ब कौन कौन से आएंगे, सिंगुलर भी प्लूरल भी। कौन कौन से आ सकते हैं इसमें, ये जो आ सकते हैं आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, विल, शैल, ये सब इसमें आ सकते हैं। लेकिन एम नहीं आएगा। क्यों, एम का प्रयोग सिर्फ होता है आई के साथ, और एम मतलब क्या, तो हूँ होता है। तो हूँ कहाँ आएगा, जहाँ पर हिंदी में सब्जेक्ट मैं होगा, मैं हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तो मैं आ गया। तो मैं के साथ हुआ था आई एम कमिंग, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, तो ए आई के साथ आता है। लेकिन यहाँ नहीं आएगा, डियर के साथ नहीं आएगा, इसमें इज आएगा, जो जो हिंदी है लास्ट में, ये वर्ब है। आगे तो क्या हो गया, डियर के बाद क्या है, वर्ब। अब वर्ब कौन सा लिखना है, इज लिखे हैं कि आर लिखे हैं कि वार। अब यहाँ लिखा है बिल्ली, अब देखते हैं बिल्ली कितनी, एक है, तो सिंगुलर हो गया, तो इज आएगा। तो देयर इज ए कैट, कहाँ है, इन द रूम, इन द रूम, हो गया ये हो गया। और कई लोग क्या करते हैं, ये सेट, दो ऑब्जेक्ट को सेट नहीं कर पाते। कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं। कई लोग क्या गलती करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सेट नहीं कर पाते हैं कि कैसे, किसको लिखें, पहले लिखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट और ये दो ऑब्जेक्ट, दो हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करते हैं लोग, देयर इज करके ऐसे थे, रूम ऐसे थे, देयर इज रूम, देयर इज रूम, फिर थे इन, ए ऐसे उतारते हैं, ए कैट, और यहाँ करते हैं फुल स्टॉप, बस ऐसे बनाते हैं। और फिर कहते हैं बन गया सेंटेंस, आ गया। अब इसकी हिंदी बनाइए आप। जब इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए, देयर इज ए रूम, क्या हो गया, एक कमरा है, इन ए कैट, बिल्ली के अंदर। आप देखिए, वो सोचते बन गया, मजा आ गया, बनाना आ गया। और हिंदी देख क्या हो रहा है कि कमरे, यानी बिल्ली के अंदर कमरा घुस गया होता है, ये बिल्ली के अंदर कमरा है, उल्टा हो गया। तो इस तरह से सावधान रहें जब दो, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आते हैं तो कहेंगे आप कैसे बनाएं, इसके लिए क्या सॉल्यूशन, क्या है, क्या उपाय है, कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसके करने के लिए रहा, यहाँ रूल है। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो तो कैसे सेट करेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो, पहले लिखेंगे क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर में है क्या है, या क्या था, या क्या होगा, फिर कहाँ है, कहाँ था, कहाँ होगा। तो पहले क्या है, तो ऐसे ढूंढेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट सेट करने तरीका क्या है, क्या है, कमरे में क्या है, एक बिल्ली, आगे ऑब्जेक्ट सेट कर, एक कैट। अब आगे ऑब्जेक्ट नंबर, यहां पर कहां है बिल्ली, कहां है, कमरे में, इन द रूम, या इन ए रूम, हो गया। देयर इज ए कैट इन द रूम, हो गया। कितना इजी है, अब कितना आसान हो गया, ठीक है। अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, जो नहीं पढ़े कभी इंग्लिश, उनके लिए इजी होता है तरीका, ये आसान तरीका है इस तरह करने के लिए। आप कहेंगे खाली प्रैक्टिस करते जाएंगे बिना सिस्टम के तो नहीं हो पाएगा। ये रूल प्रैक्टिस करिए, रूल के अनुसार करिए, आ जाएगा आपको। तो देयर इज ए कैट इन द रूम, कितना आसान हो गया, ठीक है। थोड़ा गैप, देयर रूम, देयर इज कैट इन द रूम, हो गया। इजी है, कितना आसान हो गया। तो पहले क्या लिखेंगे, क्या है, उसका उत्तर, फिर कहाँ है। और इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। देयर में तो होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। देयर को सिर्फ सब्जेक्ट बनाने के लिए किया गया, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट है। यहाँ देयर क्या है, एज ए सब्जेक्ट, नकली, मतलब यानी कि नकली इसमें बना रहे हैं, इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं नकली, यानी कि कोई ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो देयर इज कैट इन द रूम, हो गया, क्लियर, बन गया ये। अब आगे देखते हैं, वहाँ दो गाय है। अब वहाँ दो गाय है, अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, वहाँ आ गया, पहचान आ गया, वहाँ तेरा, यहाँ वहाँ। तो यहाँ से क्या देयर बनाएंगे, यहाँ लगा देंगे देयर। अब देयर हो गया। अब देयर के बाद क्या कह रहा है, वर्ब लगाइए। अब वर्ब क्या है, देयर के अनुसार नहीं है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो गाय कितने, दो है, बहुवचन में है, तो दो गाय में क्या आएगा, आर आएगा, इस आएगा, आर आएगा, क्योंकि है लिखा है, यहाँ देयर आर, हो गया। अब कितने हैं, दो, टू काउज, हो गया। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से है, एक ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये दो ऑब्जेक्ट है।
तो पहले क्या लिखा है? क्या है, आंसर क्या है? क्या है? गाय है, 2 गाय। फिर गाय कहां है? वहां है, तो हो गया देयर, दोबारा देयर, और ये फुल स्टॉप। अब आप कहेंगे इसमें सेंटेंस में 2 बार देयर क्यों आया? एक देयर यहां, एक यहां देयर। 2 इसलिए आया कि एक ऑब्जेक्ट के लिए, इसकी हिंदी है वहां, तो जो लास्ट में है देयर उसका अर्थ हो गया वहां, वहां। और ये जो देयर है इसका कोई मीनिंग नहीं है, सब्जेक्ट बनाने के लिए देयर का प्रयोग किया गया है, और ये हो गया वहां। तो इसका मतलब हम 2 बार सेंटेंस में, ग्रामर में, रिटर्न में हम कर सकते हैं प्रयोग, ठीक है। लेकिन बोलचाल में, स्पोकन में ऐसे बोलते हैं, बस देयर 2 काउज ऐसे बोलते हैं, या 2 काउज आर देयर ऐसे बोलते हैं, 2 काउज आर देयर ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहां देयर का वहां हो गया, और यहां इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर ये देर हटा देते, मान लो हटा दिया, हट गया, मान लीजिए हट गया, तब हिंदी क्या होगी? यहां होगा 2 गाय है, ये रह जाएगा, इसकी हिंदी नहीं आएगी, इसकी हिंदी नहीं आएगी इस ऑब्जेक्ट की, इसलिए यहां देर लगाया गया। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए ये सेंटेंस नंबर 4, मैं घर पर हूं। अब देखिए मैं यहां भी पर गया, घर पर आ गया, ये पर आ गया, तो क्या ये देर से बनेगा? ये सेंटेंस देर से नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आ गया ओरिजिनल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट आ गया। रियल मतलब घर पर कौन है? मैं, आ गया सब्जेक्ट मैं। अब यहां देर का प्रयोग नहीं करना आपको। अगर आप देर करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या? आई हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? हूं, आई एम। अब घर पर, ये क्या है? प्रीपोजिशन। तो जो प्रीपोजिशन होता है हिंदी में बाद में होता है, अंग्रेजी में पहले आता है, और नॉन बाद में चला जाता है। तो क्या है? एट पहले आएगा। ऑन नहीं, ऑन होता है ऊपर, घर के ऊपर, एट में नीचे, घर के अंदर, तो यहां एट आएगा, एट। और घर के लिए क्या हो गया? होम, ये हो गया आई एम एट होम। हो गया क्लियर? आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। अगर कई लोग इन ही लगाते हैं, इन, आई एम इन होम, तो इन आता है, आप स्पीकिंग में कर सकते हैं, बोलचाल में। लिखने में ग्रामर में रूल है कि होम के साथ एट आता है, और एट मतलब होता है पर, और में, दोनों हिंदी होती है। मैं घर में हूं, आई एम एट होम, या मैं घर पर हूं, अंदर की बात है, इसलिए एट लगेगा। घर के साथ एट आता है। लेकिन कमरे में बोलेंगे मैं कमरे में हूं, तो इन आएगा, तो यहाँ पर के लिए एट आया है। ऑन का प्रयोग नहीं करना है, ऑन होता है ऊपर होता है, घर के ऊपर, छत के ऊपर हो जाएंगे, इसलिए एट का प्रयोग करना है। और जब यहाँ हाउस आएगा, मकान में हूं, तब इन लगा देंगे, आई एम इन द हाउस। हाउस में इन आता है, मकान में यानी घर में एट आता है। हो क्लियर? तो इस तरह से आपको यहां पर प्रयोग करना है। तो देखा आपने इन सेंटेंस में सब में देर आया, लेकिन यहां पर आ गया सब्जेक्ट आ गया, तो देर कट गया। इस तरह से यहां पर आपको करना है प्रयोग यहां पे, ठीक है। अब देखिए इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब से ही बनते हैं कहीं। देखिए लिखा है V2, मेन वर्ब से। जैसे एक दर्जी रहता था, देयर लिव्ड ए टेलर, लिव्ड आ गया तो ये V2 हो गया। तो देयर का भी वहां भी प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट ना हो गया क्लियर? ऐसे आपको कहानी जब पढ़ेंगे, स्टोरी वगैरह इंग्लिश में, तो आपको वहां पर मिलेगा देयर के साथ प्रयोग। तो देयर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होते हैं सेंटेंस में, आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सेंटेंस, कहानी वगैरह सब मिलते हैं, स्टोरी में आपको देयर का प्रयोग मिलेगा। क्लियर हो गया? तो 4 सेंटेंस में एक बार कन्फर्म। तो इसके क्या ध्यान रखना है? ध्यान यही रखना है कि ये जो भी वर्ब आएगा इसके अनुसार नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करेंगे उसके अनुसार आएगा जिम्मर, हेल्पिंग वर्ब। यानी जो भी वर्ब है, ये जो क्या से जो उत्तर मिलेगा उस ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें 1 ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 हो गया। तो ये था देयर का प्रयोग। तो इस सेंटेंस कौन सा था? ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको मैं लिखा इज एम और वाज, हम टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट में, पास्ट में करना हो तो यहां था कर दो आप, था हो गया पास्ट में। अब क्या करें? यहां चेंज कर दो, देयर वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वॉज कर दीजिए, वॉज मतलब था होता है। अब यहां तो 2 ईमानदार आदमी थे लिखा होता तो देयर वर हो जाएगा, देयर वर 2 ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। यहां पे मैन का मेन, MEN। क्लियर हो गया? अब एक ईमानदार आदमी होगा, मान लिया होगा लिखा होगा, तो देयर विल बी एन ऑनेस्ट मैन, विल बी आ जाएगा। विल मतलब गा, बी मतलब होगा। 2 आदमी होगा, 1 आदमी होगा, तो यहां विल बी कर देंगे। ऐसे यहां चेंज करना है, बाकी सारे रूल वैसे ही जैसे पड़े, ठीक है। क्लियर हो गया?
तो ये था हमारा, ये कौन सा सेंटेंस था, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप इसको जब नेगेटिव बनाएंगे कि एक ईमानदार आदमी नहीं है, तो देयर इज नोट, तो नोट कहाँ आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो याद रखिए जितने भी ग्रामर है, जब जहाँ तक पढ़ेंगे, जितने भी है हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट आता है, ये याद रखेंगे। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट आएगा। तो हेल्पिंग क्या है, ये रहा, इज, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नोट लगाना है। तो क्या आएगा यहाँ, देयर इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। अब ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वाला, रूल नंबर 3, कौन सा, क्या एक ईमानदार आदमी है, क्या लिखा होता और क्वेश्चन मार्क होता, तो क्या होता है यहाँ पर, क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, ये वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आएगा, इज देयर एन ऑनेस्ट मैन और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव में इज पहले आ जाएगा क्या वाले में। सब इसे बना सकते हैं, 6 रूल, ठीक है। उसके बाद एक ईमानदार आदमी कहाँ होगा, तो जब कहाँ होगा, कब होगा, क्यों होगा, तो यहां पर वेयर कर दिए, वेयर करके फिर ये इज एम आर ऐसे जोड़ दिए, एम तो नहीं आता खैर, इज जो भी है, तो वेयर इज देयर एन ऑनेस्ट मैन, क्वेश्चन मार्क, ऐसे बस। सब आपने जो इज एम आर का किया सब वही रूल है, बस इसको खाली आपको 6 रूल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए और सेंटेंस सारे बन जाएंगे इजीली। तो इस तरह से आपने देखा कितना आसान है। तो इस, ठीक है, तो अब ये प्रैक्टिस करिए और ये चैप्टर जो है 8 को कंप्लीट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ये सेंटेंस में जहाँ भी कोई डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर होंगे प्रैक्टिस से। यहाँ तो वीडियो से खाली थोड़े बहुत बता दिया जाता है प्रैक्टिस करने का तरीका, इससे तो होगा नहीं जब तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बस याद रखिए देयर का प्रयोग कब करते हैं, ये लिखा है नाउन, जब देयर का प्रयोग किसी नाउन अनिश्चित नाउन जो कन्फर्म नहीं कौन है, एक व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति पता नहीं है, एक बिल्ली है, कैसा नहीं है, तो इस तरह कन्फर्म नहीं होता, वहाँ पर व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में क्या स्थिति है, कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में बताता है। अगर सब्जेक्ट ना हो तो हम देर का प्रयोग करते हैं। और हिंदी में क्या आता है शुरू में, क्योंकि वाक्य के शुरू में ये लिखा जाता है, छत पर, कमरे में, यहाँ वहाँ, इधर उधर, तो ये पहचान है, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो है अब देर 2 हो गया ना, एक प्रोनाउन वाला हो गया और एक हो गया एडवर्ब वाला। तो देर क्या है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ये परिचय कराने वाला शब्द, और 2 ही हमारे पास होते हैं, एक ईट है और एक देर है। अब ये दोनों आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वर्ब जो है यहाँ जो भी वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखें, सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी वर्ब यहाँ नहीं आता इस सेंटेंस में। जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर होगा तो इज आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा हिंदी के अनुसार, ठीक है। चलिए अब आपको जानकारी मिल गई। अब इससे कम से कम 100-150 सेंटेंसेज बनाइए, ठीक है। कम से कम 100-200 सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके वर्ड पावर बढ़ेंगे और हर तरह के सेंटेंस आपको जानकारी मिल जाएगी, तभी आपको आएगा। इतने से काम नहीं चलेगा, इससे आप नहीं सीख पाएंगे। आपको तरीका बता दिया, वो कन्फ्यूजन जो है हटा दिया कि देयर क्यों आता है और 2 बार देयर क्यों आया और कहाँ पर देयर नहीं आएगा और ऐसे वाक्य देयर से कैसे बनाए, तो ये बता दिया गया आपको। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करिए, कम से 100-150 सेंटेंस बनाइए, इससे काम नहीं चलेगा। आप ये ना सो हमने वीडियो देख लिए तो आ जाएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप सेंटेंस बनाएंगे तो फंसेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। लेकिन फिर भी आपको अभी भी आपसे मिस्टेक्स होंगे, आप देखिएगा बना करके अभी भी गलतियाँ होंगी, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना आपको। तो आप सेंटेंस बनाइए देर के, अगर आपके पास सेंटेंस है ठीक है, और नहीं है सेंटेंस तो आप यहाँ पर इस कोचिंग में आके यहाँ पर देव इंग्लिश सेंटर में न्यू अशोकनगर जो सेक्टर 7 हनुमान मंदिर नोएडा के पास है, न्यू अशोकनगर दिल्ली में है, आप यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ जो है फ़ी केवल ओनली 500 ली जाती है पर मंथ, 500 रुपये मंथली फ़ी है। आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एड्रेस दिया है, नंबर दिया, मोबाइल नंबर। यहाँ सुबह क्लास 8 से 12 और शाम को 4 से रात को 10 बजे के बीच में कभी भी आके क्लास ले सकते हैं। 1 घंटे क्लास होती है, टाइम ज़्यादा है आप तो देर तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर सीट खाली है तो। और आकर यहाँ पर प्रैक्टिस करिए और इसके सेंटेंस बनाइए। ये हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस हैं यहाँ देर के, आप यहाँ सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे, गारंटी पूरी है। नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट, मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए। तो अब ये पूरा हो गया, अब यहाँ के प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब कंफर्म हो जाएगा कहाँ पर कैसे होगा। और ये चैप्टर पूरा हो गया। अब चैप्टर नंबर जो 9 है, अगला चैप्टर है वो 9 नंबर है। तो 9 में क्या है, उसमें 1 से 8 तक के सब मिक्स प्रैक्टिस है, मतलब उसमें सारे हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वाज वर हैव हैज है सब है, ठीक है, वो सब प्रैक्टिस है। तो इसमें जो है आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें कोई रूल नहीं है बल्कि मिक्स प्रैक्टिस है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। और इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा टेंस, और इसके बाद क्या है टेंस।
कौन सा टेंस है? मेन टेंस जो होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के कितने 12 पार्ट हैं। तो 12 भाग जो है वो आपको सिखाएंगे। आपको 12 भाग 12 पार्ट जो है ये सेंटेंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तब इसके बाद शुरू होगा टेंस होगा शुरू, ठीक है। तब हम मिलते हैं अगले वीडियो में टेंस के साथ। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रैक्टिस करिए और अब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और 100% आप सीख के जाएंगे। यहाँ के प्रैक्टिस करेंगे तो सीख के जाएंगे, और जहाँ पे वहाँ भी प्रैक्टिस करिए, घर पे करिए, कहीं भी प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।